तो आइए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं अपने वही पुराने चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत को लेकर के। इस चैप्टर में हम लोग एक संकर क्रॉस तक की चर्चा कर चुके थे। उसके बाद आज जो हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे वो वंशागति के अंतर्गत ही होगा। वंशागति का 2 जीनों की वंशागति। इसमें हम लोग द्विसंकर क्रॉस के बारे में समझेंगे, द्विसंकर क्रॉस की बारीकियों को समझेंगे और इसके साथ साथ मेंडल के नियमों से जुड़े हुए और भी जो नियम वगैरह हैं, उनके अपवाद वगैरह हैं, उनको भी समझने का हम लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले टॉपिक से। इसका नाम है 2 जीनों की वंशागति। इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले 2-3 बिंदु पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो एक संकर क्रॉस है और हमारा जो द्विसंकर क्रॉस है, इन दोनों क्रॉस के प्रयोग से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आते हैं बिहार बोर्ड के अंतर्गत। हम लोग अगर इन दोनों क्रॉसेस को ढंग से पढ़ लेंगे तो ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 4-5 जो ऑब्जेक्टिव इससे संबंधित आते हैं टर्न करके, घुमा फिरा करके, उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है बोर्ड के एग्जाम के अंतर्गत। क्योंकि हमारा जो पैटर्न है एनसीईआरटी है, उसमें बहुत चांसेस होता है कि एक ही क्वेश्चन को बहुत अधिक तरीके से घुमा घुमा करके पूछा जाता है। तो अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो बोर्ड कैसे भी करके टर्न करके क्वेश्चन पूछेगा, हम उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्या, वो कहना क्या चाहता है। क्योंकि क्वेश्चन में जिस प्रकार की सियोरिटी होती है, क्वेश्चन का जो डिमांड होता है, जो क्वेश्चन का मांग होता है, उस मांग को समझते हुए हमको जवाब देना पड़ता है। अगर उस मांग को पूरा करने में, उसको संतुष्ट करने में हम चूकते हैं तो हमारा नंबर कम जाता है। तो अगर हम लोग को बेहतर नंबर उठाना है तो हमको कॉन्सेप्ट लेकर चलना पड़ेगा और फिर उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमको कहाँ कमी हो रही है समझने में। और जब उस पर फोकस कर लेंगे तो हमारा नंबर अच्छा खासा आएगा एग्जाम के अंदर। तो ध्यान देंगे कि ये है क्या टॉपिक। नाम है 2 जीनों की वंशागति। आप लोगों को इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, एक संकर क्रॉस का मतलब है कि 2 जनकों के बीच में एक एक लक्षण के आधार पर क्रॉस होगा। और जब 2 जनकों के बीच में एक एक लक्षण के आधार पर क्रॉस होगा तो वो एक संकर क्रॉस हुआ। जस्ट वैसे ही अगर द्विसंकर क्रॉस है तो दोनों जनकों के बीच में 2-2 लक्षणों के आधार पर क्रॉस होगा। और जब 2 जनकों के बीच में 2 लक्षणों के आधार पर क्रॉस होगा तो उसे ही हम लोग कहेंगे द्विसंकर क्रॉस, उसे हम लोग कहेंगे द्विसंकर क्रॉस। और ये जो 2-2 लक्षण दोनों जनकों से जा रहे हैं संतति के अंदर, वही है 2 जीनों की वंशागति। क्योंकि दोनों जनकों से 2-2 जीन उसके संतति में जा रहे हैं, उसके अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा 2 जीनों की वंशागति। इसको इसलिए इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जब 2 जनकों के बीच 2 लक्षणों या 2 जीनों के आधार पर क्रॉस कराया जाता है, 2 लक्षणों या 2 जीनों के आधार पर क्रॉस कराया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। इसे जब हम लोग को समझना है प्रयोग से, चूंकि जब पूछेगा आपसे कि द्विसंकर क्रॉस को चित्र के साथ समझाए, चित्र के सहित वर्णन करे, तो वहाँ पर हम लोग को चित्र भी देना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि किस प्रकार से वंशागत हुआ है, लक्षण 2 जीन संतति में गए हैं। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग कि हम 2 जनक उठाते हैं। एक हमारे पास ऐसा पौधा है जिसका जो बीज है वो पीला हो रहा है और एक का बीज हो रहा है गोल। एक का बीज जो हमारा है वो पीला है और एक का गोल है, इसलिए हमने लिखा येलो एंड राउंड सीड, येलो एंड राउंड सीड। क्योंकि इसमें जो 2 लक्षण है वो एक है पीला होने का और एक है गोल होने का। दूसरा जो जनक हमने लिया उसमें एक है जो पौधा है, उसके जो बीज हैं वो हरे होंगे, उसका बीज हरा होगा, और एक रिंकर्ड होगा जिसको हम बोलते हैं झुर्रीदार, जो पिचका पिचका टाइप का होगा बीज, उसको हम लोग झुर्रीदार बोलते हैं। उसका जो ऊपर का कवर होता है वो थोड़ा सा पिचका हुआ रहता है, मतलब एकदम समतल नहीं होता, तो उसको हम लोग रिंकर्ड कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 2 लक्षण है, येलो होना और राउंड होना, पीला होना और गोल होना। तो उसे हम लोग कैसे समझेंगे? उसको तो किसी न किसी जीन से तो इंडिकेट करना पड़ेगा। तो हमने येलो को इंडिकेट किया वाई से, येलो को इंडिकेट किया वाई से, और राउंड को इंडिकेट किया आर से। ठीक है। और लक्षण तो जोड़े में होते हैं। फिर ग्रीन को इंडिकेट किया हमने कैपिटल स्मॉल वाई से, सॉरी, और रिंकल्ड को इंडिकेट किया स्मॉल आर से। अब हम लोग को ये समझ में आएगा कि ये 2 जनक हैं और ये जनक है। अब इनसे भी आएगा 2 लक्षण और इनसे भी आएगा 2 लक्षण, क्योंकि हमारा द्विसंकर क्रॉस होने वाला है।
तो ये भी अपने दोनों लक्षणों में से एक एक जीन देगा, यानी Y से भी एक देगा और R से भी एक देगा, इस जैसा कि इसने दिया। और ये भी अपने दोनों में से एक एक देगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गैमेट, ये इन दोनों का गैमेट है, ये इसका गैमेट है, और ये दोनों आपस में पेरेंट हुआ जिनके बीच क्रॉस कराया जा रहा है। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो सारे के सारे जो युग्मक होंगे वो मिल जाएंगे, और एक जो F1 का संतति पैदा होगा उसके अंदर वो चारों के चारों लक्षण आएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बड़ा Y, ये बड़ा Y भी आया, स्मॉल y भी आया, बिग कैपिटल वो भी आया, और स्मॉल r ये भी आया। दोनों चारों का चारों आपका आ गया, और इससे बना आपका F1 जनरेशन। मैंने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में जब हमने एक संकर क्रॉस पढ़ा था उसमें कि हमें अगर एक प्राप्त होगा F1 जनरेशन, तो इतना ही जो प्रोसेस है वो एक जगह और हम अगर करवाते हैं तो हमारा एक और F1 प्राप्त होगा। ठीक है, और उन दोनों F1 पीढ़ी के बीच हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण। ये भी हमारा F1 जनरेशन है और ये भी हमारा F1 जनरेशन है, और इन दोनों F1 जनरेशन के बीच में हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, अर्थात टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। और टेस्ट क्रॉस करवाने के पश्चात हमारा प्राप्त होगा F2 जनरेशन, क्योंकि हम लोग को F2 तक ही पहुंचना होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सारे संततियों में से सबका गैमेट अलग किया, क्योंकि दो लक्षणों के आधार पर करवाना है तो सबको दो दो लक्षण में बांटेंगे। तो हमारा जो पैटर्न है, जिस प्रकार का पैटर्न ऐसा हम लोग लेंगे वैसा ही पैटर्न हमारा ये होना पड़ेगा। एक को हम लोग मेल मान लेते हैं, एक को फीमेल मान लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा करके हम लोग चल सकते हैं। इस तरह से आप देख लो कि पैटर्न कैसे मानना है। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, उसको समझना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भास्ट थ्योरी नहीं है, बहुत आसान है। हल्का सा ध्यान दे देगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक आपको जब इसमें और इसमें देख लेना है तो एक बार सब में बड़ा ले लेना है, Y भी बड़ा आएगा और R भी बड़ा आएगा। फिर आपको एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा करना है। तो अगर Y बड़ा कर देते हो तो R छोटा कर देना। फिर अगर यहाँ आपने Y बड़ा कर दिया है तो यहाँ Y छोटा कर देना, और यहाँ R बड़ा छोटा किया है तो यहाँ R बड़ा कर देना, और यहाँ दोनों छोटा कर देना। और जैसा यहाँ पैटर्न लेकर के चले हो वैसा ही आप इधर भी लेकर के चलना। ठीक है, और फिर दोनों के बीच में क्रॉस करवा देना है, कॉलम टू कॉलम। अब इससे इसमें होगा तो ये कॉलम में आएगा, इससे इसमें होगा तो इस कॉलम में आएगा, इससे इसमें होगा तो इस कॉलम में आएगा। ठीक है ना, इस बात को समझ लेना और आप कॉलम को फिल कर लेना। आप देखोगे तो इस तरह का प्राप्त होगा आपको। ठीक है, और इसमें आपको प्राप्त होगा 4, 8, 12 और 16। तो कितने पौधे प्राप्त होंगे, 16 पौधे। यानी द्विसंकर क्रॉस के F2 पीढ़ी में कितने पौधे प्राप्त होंगे, 16 पौधे। अब 16 जो पौधा हमारा प्राप्त हुआ, ये तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपसे अगर क्वेश्चन कर दे कि द्विसंकर क्रॉस के F2 पीढ़ी में कितने पौधे प्राप्त होते हैं, तो 16 पौधे प्राप्त होते हैं। एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। दूसरा आपसे पूछेगा इसमें से कि जब आपने इन दोनों लक्षणों के आधार पर क्रॉस करवाया है तो 16 पौधों में कितने ऐसे पौधे हैं जो येलो राउंड होंगे, कितने ऐसे पौधे हैं जो ग्रीन रिंकल्ड होंगे, और कितने ऐसे होंगे जो हाइब्रिड होंगे, जो जिनके अंदर दोनों का लक्षण मिला जुला है। ठीक है, तो हमने इसको इंडिकेट किया है यहाँ पर, जो आप समझ रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, इससे आपको समझ में आएगा कि कितने पौधे किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है YR, ये जो आप देख पा रहे होंगे YR, ये आपका येलो राउंड है, येलो राउंड है, ये आपका येलो राउंड है। ठीक है, तो आपको दिख पा रहा हो कि क्या गो YR है, तो एक यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पूरे टेबल में 16 पौधे में आपका जो 9 पौधा है वो आपका येलो राउंड है, अर्थात इसका संख्या 9 है। येलो राउंड का संख्या आपका पूरा पूरा 9 है। ठीक है, पूरे टेबल के अंदर। फिर हम लोग देख लेते हैं इसके अलावे कि आपका जो YW है, यानी येलो और रिंकल्ड, अर्थात पीला और झुर्रीदार। तो पीला झुर्रीदार आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो YW जो है ये आपका 3 हो गया। फिर आपका देख पा रहे होंगे आप GR, यानी कि ग्रीन और राउंड, ग्रीन राउंड जो मिक्स है आपका गुण, ग्रीन और राउंड, ये भी आपको 3 दिख रहा होगा। और एक लास्ट आपका बच गया GW, जो ग्रीन रिंकल्ड है, ये भी आपका 1 है। ठीक है, तो पूरे टेबल में जब हम लोग लक्षणों के वंशागति के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा पौधा किस टाइप का कितने प्राप्त हुए, तो आपको येलो राउंड 9 प्राप्त हुआ, YW येलो रिंकल्ड 3 प्राप्त हुआ, ग्रीन राउंड 3 प्राप्त हुआ और ग्रीन रिंकल्ड 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इसका निकलता है फिनोटाइप अनुपात। आप जान चुके होंगे कि ये जो दिखेगा वो लक्षण होगा। फिनोटाइप मतलब जो जीन की
बाहरी रूप को दिखाता है, जो लक्षणों का बाहरी रूप दर्शाता है वो फिनोटाइप होता है। तो फिनोटाइप क्या दिखा रहा है? आपका बाहरी रूप। तो बाहरी रूप किस तरह का हुआ? एक 9 हुआ, एक 3 हुआ, एक 3 हुआ, फिर एक 3 हुआ। तो आपका फिनोटाइप का जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 9 3 3 1। तो आपसे अगर क्वेश्चन करेगा कि द्विसंकर क्रॉस के F2 पीढ़ी का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो कितना होता है, तो आपको बताना है कि वो होगा आपका 9 3 3 1, क्योंकि 9 पौधे एक टाइप के होंगे, फिर 3 पौधे एक टाइप के होंगे, फिर 3 पौधे एक टाइप के होंगे और एक पौधा एक टाइप का होगा, और सबको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 9 9 और 6 15 और 1 16। ठीक है। फिर आपको निकालना है जीनोटाइप का अनुपात। जीनोटाइप का मतलब क्या? जीन की संरचना। जीनोटाइप मतलब क्या? जीन की संरचना। तो जीन की संरचना हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये आपको जो दिख रहा होगा, जीन की संरचना निकालना कैसे वो समझ लीजिए। पूरे टेबल को देखना और उसमें देखना कि कौन किस प्रकार का जीन कितना है। जैसे ये अगर आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर 1 2 लिख देते हैं आपको समझने के लिए। जैसे हमारे पास कैपिटल Y और कैपिटल R, ये पूरे टेबल में कितने हैं? तो आपको दिखेगा तो केवल 1 दिखेगा, पूरे टेबल में ये 1 है। फिर आपका ये दोनों सिमिलर दिख रहा होगा, कैपिटल Y और कैपिटल R स्मॉल r, ये 2 दिख रहा होगा। इस तरह से वो देखेंगे कि किस प्रकार का जीन का संरचना कितना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना है। तो सबको उस हिसाब से नंबर दे देना है और उसको एक रेशियो में लिख देना है, तो आपको इस तरह का प्राप्त होगा। तो आपको दिखेगा 1:2:1:2:4:2:1:1। तो ये आपका हो गया जीनोटाइप का अनुपात, और सबको आप इक्वल करोगे तो आपको 16 निकल जाएगा। जैसे 1 2 3 3 3 6 4 10 और 6 16। ठीक है। इस प्रकार निकल गया आपका द्विसंकर क्रॉस के प्रकृति का फिनोटाइप भी और जीनोटाइपिक। उसका आप ध्यान रख लेंगे, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके थोड़ा सा आगे, इसका नाम है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना है तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन होता है वो अक्सर छूट जाया करता है, क्योंकि बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। थोड़ा समझना ध्यान से, ये है क्या। वंशागति को सबसे पहले खोजा किसने था? तो वंशागति के बारे में सबसे पहले बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है। उन्होंने इसको 1866 में बताया, प्रेस्क्राइब किया, लेकिन वो वंशागति को सिर्फ इतना समझा पाए कि 2 जनकों के बीच जब क्रॉस होता है, संकरण होता है, तो उसके लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं, इतना वो समझा पाए। कैसे जाता है, क्या प्रोसेस है, उसमें थोड़ा वो स्पष्ट करने में असमर्थ हो गए, उतना हद तक क्लियर नहीं कर पाए। सबसे बड़ा जो उनके थ्योरी में त्रुटि था वो ये था कि वो यही नहीं समझा पाए कि जब एक जनक से कोई गुण उनके संततियों में जाता है तो जो जाता है लेकर के वो कौन है, वो इसको स्पष्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने उस कारक को मेंडल कारक कहा, उन्होंने उसको मेंडल कारक कहा, जिसको हम लोग वर्तमान समय में जीन कहते हैं, कि जीन ही वो इकाई है डीएनए का जो लक्षणों को स्थानांतरित करता है एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में। इसी जीन को वो स्पष्ट नहीं कर पाए अपने थ्योरी के अंदर, जिसमें उन्होंने इसी जीन का नाम रख दिया मेंडल कारक, मेंडलियन फैक्टर कहा इसको, कि यही वो फैक्टर है जो एक जनक से उसके गुणों को उसके संतति तक लेकर के जाता है, उसको मेंडलियन फैक्टर होने का। क्योंकि उस समय तक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार उस हद तक नहीं हुआ था, तो उतना हद तक केंद्रक के अंदर जाकर के बारीकों को समझना संभव नहीं था, शायद इसलिए उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया या वो समझ नहीं पाए। लेकिन उसके पश्चात जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था ह्यूगो डिब्रिज और कार्ल कोरेंस। इन्होंने दोबारा 1900 ईस्वी के आसपास इसी सारे जो मेंडल के थ्योरीज थे, जो उनके सिद्धांत थे, उनकी विवेचना की, दोबारा की और कुछ स्पष्ट किया। उसके कुछ समय पश्चात 1902 में 1902 में 2 वैज्ञानिक आए, जिनमें एक का नाम था वाल्टर सटन और दूसरा का नाम था थियोडोर बोवेरी। यही 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के सिद्धांत में क्रोमोसोम की थ्योरी को जोड़ा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा गौर करना है इस पर, 1-2 मिनट गौर कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा, तो समझना ध्यान से। थियोडोर बोवेरी और वाल्टर सटन, यही 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के सिद्धांत के अंतर्गत क्रोमोसोम के सिद्धांत को ऐड कर दिया। और क्रोमोसोम का सिद्धांत जैसे ही ऐड हो गया, उसके साथ जुड़ गया,
तो वो बन गया वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत, क्रोमोसोम सिद्धांत, ठीक है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें किए क्या वो, तो सबसे पहले उन्होंने मेंडेलियन फैक्टर को ही पकड़ा, कि जिसको मेंडल साहब ने कहा कि ये मेंडेलियन फैक्टर है और यही वो फैक्टर है जो गुणों को लेकर के जाता है संततियों में जनकों से, ये एग्जैक्ट है क्या। तो जब उन्होंने इसके बारे में सर्च किया, इसके बारे में विश्लेषण किया, कोशिकाओं के अंदर गए, उनकी बारीकियों को समझा, तो समझ में आया कि जैसा कि आपने 11th में पढ़ा हुआ होगा, 9th में पढ़ा हुआ होगा, कि एक जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उस यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य में गोल रचना होती है काली, उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य के अंदर एक धागे जैसी जाल जैसी रचना होती है, इसे हम लोग क्रोमेटिन का जाल कहते हैं। और क्रोमेटिन का जाल जब कोशिका विभाजन होने वाला होता है ना, तो ये टूट जाता है, और जब ये टूटता है, खंडित होता है, तो उसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। और जब ये सेल 2 भाग में बटेगा, तो क्रोमेटिन का जाल क्रोमोसोम के रूप में बट जाएगा, ठीक है। और जब ये क्रोमोसोम के रूप में बट जाता है ना, तो 2 क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, सभी के सभी अलग अलग हो जाएंगे, और 2 अलग अलग कोशिकाओं के अंदर वो चले जाते हैं। ये तो हो गया समसूत्री विभाजन के अंतर्गत। लेकिन आप लोग को पता होगा, एक थ्योरी इसके अंदर छुपा हुआ जो इंटरनल बात है वो समझ लो। आप लोग को पता है कि जो हमारे जो वैज्ञानिक थे पीछे के ना, उन्होंने हमारे बॉडी के अंदर देखा कि कोशिका 2 तरह की हो रही है। एक तो हमारा जो सामान्य बॉडी का कोशिका है वो कायी कोशिका है, समसूत्री विभाजन जिसमें होता है, और एक वो कोशिका है जिसके अंदर हम लोग का युग्मक बनता है, जिससे जनन हो पाता है, उसको हम लोग जनन एपिथेलियम कहते हैं। वो डाइप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। और जब उसके अंदर विभाजन होगा ना, जैसे कि आपका शुक्राणु है, अंडाणु है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो जब शुक्राणु आपका युग्मक बन रहा है, तो आपको पता है कि उसके अंदर आधा ही आता है, तो वहाँ होता है अठसूत्री विभाजन। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर 23 जोड़ा क्रोमोसोम है, तो उसको युग्मक में केवल 23 होगा, शुक्राणु में भी 23 होगा, और अंडाणु जो मादा के अंदर आएगा उसके अंदर भी 23 ही होगा, तब ना मिलकर के बनता है वो 23 जोड़ा। तो वो 23 आया, तो वो जो 23 आया है ना, वो क्रोमोसोम आया हुआ है इसके अंदर, और उसी क्रोमोसोम पर उस जनक का पूरा आनुवांशिक गुण निर्भर है, जो अगला पीढ़ी में जाकर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो आप ये समझो कि जिसको मेंडल साहब ने मेंडल फैक्टर कहा था, कि जिसके वजह से गुण जा रहा है संतति में, उसको थियोडोर बोवेरी ने और वाल्टर सटर ने क्रोमोसोम कहा, ठीक है। और क्रोमोसोम के साथ साथ उन्होंने उसके जीन की रचना को भी समझाया कि क्रोमोसोम के ऊपर एक और कारक है जिसको जीन कहा गया, इसको जोहानसन ने खोजा था, और कहा कि जो भी लक्षण होता है वो जीन के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। और तब जब इनसे क्वेश्चन हुआ कि जीन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है, दोनों वैज्ञानिकों से, वाल्टर सटन से और थियोडोर बोवेरी, तब उन्होंने कहा कि जीन और जो क्रोमोसोम है उनका व्यवहार लगभग समान होता है। जैसे क्रोमोसोम भी जोड़े में होते हैं और जीन भी जोड़े में होते हैं, क्रोमोसोम भी आनुवांशिक गुणों को पकड़ कर रखता है और जीन भी पकड़ कर रखता है, दोनों एक दूसरे पीढ़ी में जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। इस प्रकार से लगभग जीन और क्रोमोसोम का व्यवहार दोनों ने उसको समान बताया, कि जीन भी और जो क्रोमोसोम है वो भी व्यवहार में समान होते हैं, दोनों का कार्य भी लगभग समान होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने मेंडेलियन फैक्टर को क्रोमोसोम के रूप में वर्णित किया और इसको ऐड कर दिया उनके थ्योरी के साथ। यही कहला गया वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत। इसके अंदर कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, यही हो गया आपका वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि ग्रेगर और मेंडल ने 1866 में वंशागति के नियम की खोज की थी और यह बताया था कि जनकों के आनुवांशिक गुण संततियों में स्थानांतरित होते हैं। जो जनक के आनुवांशिक गुण होंगे वो संततियों तक जाते हैं, या तो पहले से आपको ये बात पता है, 10th से आप लोग इसको समझते आ रहे होंगे। फिर आगे है कि मेंडल ने अपने खोज के समय वंशानुगत गुणों को मेंडल फैक्टर कहा था, जैसा कि हमने बताया, इसको कहा था मेंडलियन कारक, जिसको थियोडोर बोवेरी और सटन ने कहा था क्रोमोसोम। इसे बाद में क्या कहा गया, जीन कहा गया। 1900 ईस्वी में कार्ल कोरेंस और ह्यूगो ड्यूब्रिज ने इसका दोबारा अवलोकन किया था। यह भी ध्यान रखना कि दोबारा अवलोकन किसने किया था, तो ह्यूगो ड्यूब्रिज ने और कार्ल कोरेंस ने 1900 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा। फिर 1902 में, जैसे अभी आपको पूरा थ्योरी समझाया था, वही प्रक्रिया यहाँ पर लिखा गया है कि 1902 में वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने मेंडल के नियम का गुणसूत्रीय सिद्धांत को जोड़ा, उसमें उसको ऐड कर दिया, ठीक है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीन और क्रोमोसोम के बीच तुलना किया और बताया कि जीन व्यवहार क्रोमोसोम के जैसा ही होता है, दोनों का व्यवहार लगभग आपस में समान होता है, ठीक है। उसके बाद है क्रोमोसोम के द्वारा स्पष्ट रूप से वंशागति को ही वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत कहा गया, अर्थात जिसको मेंडल फैक्टर कहा गया था कि इसकी वजह से होता है, उसके बाद में कहा गया क्रोमोसोम किसकी वजह से होता है, वही हो गया क्रोमोसोमल सिद्धांत।
अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है हम लोग का बहु विकल्पता, मल्टी एलिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों। बिहार बोर्ड के अंतर्गत हम वही लगभग टॉपिक आपको चर्चा में रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपका नगण्य महत्वपूर्णता रखता है उसका हम चर्चा वैसे ही कर दिया करेंगे। आप उसको समझ लेना, ऐड कर लेना अपने कॉपी के अंदर, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उसको हम लोग लिख करके और बहुत विस्तार में उसको समझने का प्रयास करेंगे आगे आने वाले सारे वीडियोज में, और वर्तमान में भी हम लोग कर रहे हैं। बहुविकल्पता क्या होता है, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा नाम से, बहुविकल्पता बहुत सारा ऑप्शन है, मल्टी एलिज्म है, मल्टी ऑप्शनल है, बहुविकल्प है, ठीक है ना। कैसे होता है मल्टी ऑप्शनल वो समझेंगे। एक और बात समझना पहले, इस चीज को समझने से पहले, कि कोई भी जो सिद्धांत होता है ना वो हर जगह सही साबित नहीं होता है। कोई भी सिद्धांत जो बनाया जाता है वो हर जगह सही साबित नहीं होता है, कहीं ना कहीं जाकर के उस सिद्धांत को टूटना पड़ता है, नष्ट होना पड़ता है, खत्म होना पड़ता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लास 10th के अंदर कि सबसे पहले जो तत्वों की खोज हो रही थी तो उसको बांटा गया था धातु में, वहां से संतुष्टि नहीं मिली, कुछ त्रुटियां रह गई थी। फिर आपको डोबरेनर का तिर्यक आया था, वहां भी त्रुटियां रही। फिर आपने देखा कि जो हमारे मेंडलीव साहब थे उन्होंने बनाया अपना आवर्त सारणी, ठीक है ना। इसके बीच में अष्टक का नियम आया था न्यूलैंड्स का, फिर आपका मेंडलीव साहब का आया, वहाँ भी त्रुटि रहा। फिर आपके मोसले साहब का आया, वहाँ भी त्रुटि है, वहाँ भी एच का स्थान फिक्स नहीं हुआ है। तो बार बार थ्योरीज जो है बदल रहे हैं, जिस प्रकार से सिद्धांत बदल रहे हैं, खोज होता जा रहा है, सूचनाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे सिद्धांत भी नष्ट होते हैं और बनते हैं। तो कोई भी सिद्धांत हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि अगर होती है तो आगे जाकर वो टूट जाता है। वैसे ही मेंडल साहब ने जैसा कि बताया था कि एक लक्षण के लिए एक जीन जिम्मेदार है, एक लक्षण के लिए एक फैक्टर जिम्मेदार है, ये थ्योरी यहाँ आकर के टूट रहा है। वो कैसे, वो समझना। यहाँ कहा जा रहा है बहुविकल्पता, तो थोड़ा सा थ्योरी को देखो क्या लिखा गया है कि जब एक लक्षण के लिए दो या दो से अधिक जीन जिम्मेदार होते हैं तो उसे बहुविकल्पता कहा जाता है। कि जब एक लक्षण के लिए, यहाँ पर मेरे सामने क्या कहा था कि एक लक्षण के लिए एक ही जीन जिम्मेदार होगा, लेकिन बहुविकल्पता में कहा जा रहा है कि एक लक्षण के लिए एक से अधिक, दो से अधिक जीन जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर वो थोड़ी टूट गया, लेकिन ये भी आपका कहीं ना कहीं सार्थक थ्योरी है, क्योंकि इसको हम लोग भी प्रूव करके देखेंगे कि जब एक लक्षण के लिए दो या दो से अधिक जीन जिम्मेदार होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बहुविकल्पता, मल्टी एलिज्म कहते हैं उसको, ठीक है ना। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लिया जाता है ब्लड ग्रुप का, रक्त समूह का। थोड़ा सा रक्त समूह के बारे में समझ लेना ध्यान से, जो एक्सप्लेन अभी करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ब्लड जो होता है ना हम लोग का, वो हमारा टाइप में अगर हम चलेंगे तो दो तरह का होता है मेजरली। एक हम लोग का होता है आपका जो आरबीसी है, और ये आपका डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। वैसे आप अगर इसके और ऊपर आ जाओगे तो एक होता है आपका कण भाग रक्त का, एक होता है तरल भाग। तो जो कण भाग होता है रक्त का, तो कण भाग में तीन आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें आपका होता है एक आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। और तरल भाग में आता है आपका प्लाज्मा, या जिसको हम लोग प्लाविका कहते हैं। तो एक आपका हो गया कण भाग, एक आपका हो गया तरल भाग। तरल भाग में प्लाज्मा आ गया जो पूरे ब्लड का 55% ऑलमोस्ट होता है, और एक आपका आ गया कण भाग जो 45% होता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो आपका जो ये कण भाग है उसमें तीन पार्ट मैंने बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें हम लोग आरबीसी को पकड़ने वाले हैं और प्लाज्मा को, बाकी की चर्चा अभी नहीं होगी, क्योंकि हमको बाकी का चर्चा इसके अंदर दर्शाना भी नहीं है, सिर्फ आरबीसी और प्लाज्मा को लेकर के हम लोग चलेंगे। यहाँ से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आरबीसी जो लाल रक्त कण है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, जिसको हम लोग लाल रक्त कोशिका की झिल्ली कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली पर दो तरह के एंटीजेंस होते हैं। दो तरह के क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आरबीसी के ऊपर होते हैं दो तरह के एंटीजेंस, एंटीजेंस होते हैं दो तरह के, और इसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल ए और कैपिटल बी से। और जो हमारा प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, इसके ऊपर होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ये भी होता है दो तरह का, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ध्यान रखेंगे, आरबीसी पर दो तरह के एंटीजेंस होंगे, कैपिटल ए बी, और प्लाज्मा पर दो तरह के एंटीबॉडीज होंगे, स्मॉल ए बी, ठीक है। अब कहा जाता है कि अगर ब्लड ग्रुप बनना है तो कोई व्यक्ति है उसके अंदर, अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर यदि एंटीजेंस ए है,
और आपका एंटीबॉडीज बी है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। और यदि किसी व्यक्ति का के पास एंटीजेंस बी है और एंटीबॉडीज ए है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के पास एंटीजेंस दोनों हैं, एंटीजेंस दोनों हैं और एंटीबॉडीज अब्सेंट है, एंटीबॉडीज अब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर किसी के पास एंटीजेंस अब्सेंट है और एंटीबॉडीज दोनों है, ए बी दोनों है, तो इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान समझना कि ये बहुविकल्पता कैसे रिलेट करता है। किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ए होना एक लक्षण हुआ, लेकिन इस एक लक्षण को निर्धारित कितने जीन कर रहे हैं, एक ये और एक ये, एक एंटीजेंस एक एंटीबॉडीज, इन दोनों के अनुपस्थिति में ये नहीं बनेगा। तो एक लक्षण के लिए ये दोनों जीन जिम्मेदार हुए, तो ये कहला गया आपका बहुविकल्पता। यहाँ भी आप बी देख लो, इसके लिए ये दोनों जिम्मेदार है, ए भी देख लो, इसके लिए ये दोनों जिम्मेदार है, ए बी, इसमें एंटीबॉडीज नहीं है फिर भी ए भी जिम्मेदार है, और ओ में आपका एंटीबॉडी दोनों जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से जब एक लक्षण के लिए दो या दो से अधिक जीन जिम्मेदार हो जाते हैं तो उस अवस्था को कहा जाता है बहुविकल्पता, उसको हम बोलते हैं मल्टी एलेलिज्म। इसको थोड़ा ध्यान से कवर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से ब्लड से भी जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आता है। इससे एक दो बात और हम आपको समझा देते हैं ओरल। जैसे ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम लोग सर्वग्राही मानते हैं, आप लोगों को पहले से ही पता होगा लेकिन रिपीट कर देते हैं कि ए बी को सर्वग्राही माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे रक्त ले सकता है, वो सबसे रक्त ले सकता है, इसलिए वो सर्वग्राही। और वो सबको रक्त दे सकता है, सबको डोनेट कर सकता है, वो सर्वदाता है, वो दानी है। वो जो है वो सर्वदाता है और ए बी है वो सर्वग्राही है। साथ ही इसमें बताया जाता है कि ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव, ये कैसे होता है। तो ब्लड ग्रुप जो है इसका खोज किया था, ध्यान रखना, रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था इसका खोज, ठीक है। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था लैंडस्टीनर को। लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात आई तो इनके साथ एक और वैज्ञानिक जुड़ा जिसका नाम था विनर। क्या नाम था? विनर। तो लैंडस्टीनर और विनर दोनों वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर के रिसर्च किया एक बंदर के ऊपर, जिस बंदर का नाम था मकाका रिसस, एक प्रजाति थी बंदर की। उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया और पता लगाया कि ऐसा क्यों होता है कि कोई पॉजिटिव या कोई निगेटिव होता है। तो उसमें उनको मिला एक कारक जिसका नाम रखा उन्होंने RH फैक्टर, और इस RH फैक्टर की उपस्थिति को ही पॉजिटिविटी के अंतर्गत देखा जाता है कि अगर किसी ब्लड ग्रुप के साथ RH फैक्टर जुड़ा हुआ है, एडेड है, तो वो आपका कहलाएगा उसका पॉजिटिव। जैसे O के साथ ऐड है तो O पॉजिटिव, और नहीं है तो O नेगेटिव, A के साथ है तो A पॉजिटिव, नहीं है तो A नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होना आपका RH फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है, जिसका पता जो मकाका रिसर्च था उस पर लगाया गया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन होगा कि इसका खोज कौन किया था RH फैक्टर का, तो लैंडस्टीनर और विनर दोनों, साथ ही पॉजिटिविटी कैसे, तो RH फैक्टर की वजह से, ठीक है ना। इस प्रकार आपका इस तरह से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, और आगे भी हम लोग इस प्रकार से प्रयास करते रहेंगे आपको समझाने का। आगे हम लोगों का बहुत सारा वीडियो आने वाला है, बहुत सारे अलग अलग विषयों के भी आने वाले हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ और प्रयास करते रहे कि हमारा जो ये चैनल है वो प्रसिद्धि की ओर जाए, इसमें आपका कुछ योगदान हो, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो उस योगदान को आप लोग इम्प्रूव करें। धन्यवाद।